आप सबको हमारी तरफ से, आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेजबान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। आज 16 मार्च है और सुबह के 8:37 का वक्त हो चुका है। सामीन नाज़रीन, हस्बे वादा सुबह सुबह आपके सामने आते हैं जब आप चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, आप दफ्तर, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां जाने की तैयारी में रहते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि 10 बजे तक आपको बैक टू बैक खबर से आगाह करें, आपको ग्राउंड जीरो की रियलिटी बताएं। और टीवी के साथ साथ आप हमारी नशियात को कहां पर देखते हैं? गाड़ी चलाते चलाते फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि आप दुनिया भर तक खबर पहुंचा भी सके और जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात से आप बाखबर भी रहे। तो याद रखिएगा 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को देखते रहिएगा, अपना फीडबैक हम तक देते रहिएगा। तीसरे पड़ाव पर आएंगे 9:40 पर, आप और हम बात करेंगे, फोन लाइन्स हमारी खुलेंगी, आपकी आवाज को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश और साई की जाएगी। फिलहाल माजी का सबक पढ़ते हैं और याद करते हैं कि माजी में आज के दिन क्या कुछ अहम तरीन वाक़ात हुए थे और उन अहम तरीन वाक़ात में भी किन चीजों को प्रायोरिटी आज दी है। गौहर कुछ ने, क्योंकि मेरे साथ दिल्ली स्टेडियम में मौजूद है मेरे साथी गौहर। बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 16 मार्च है। आज आलमी और मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, 16 मार्च साल 1922 में सुल्तान फवाद मिस्र के सुल्तान बने हैं। इंग्लैंड ने मिस्र को तस्लीम किया है, वो 16 मार्च 1922 ही था। और 1939 में 16 मार्च जर्मनी में चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया है, वो 16 मार्च 1939। और 1959 में आज ही के दिन यानी कि 16 मार्च 1959 में इराक और सोवियत यूनियन ने इक्तिसादी और तकनीकी माहदे पर दस्तखत किए हैं। और आज ही के दिन 16 मार्च 1998 में चीनी सदर जियांग ज़ेमिन दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं। और आज ही के दिन 16 मार्च साल 2004 में रूस में 9 मंजिला इमारत में धमाका हो जाने से 21 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन साल 2013 में 16 मार्च साल 2013 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुए एक बस हादसे में 24 फौजी मारे गए थे। और साल 2014 में आज ही के दिन क्रीमिया के लोगों ने यूक्रेन छोड़कर रूस में शामिल होने के हक में वोट दिया। और आज ही के दिन 1989 में मिस्र में चीपोस के फिराड पिरामिड में 4400 साल पुरानी मम्मी दरियाफ्त हुई हैं। वो 16 मार्च 1989 मिस्र के चीपोस के पिरामिड में 4400 साल पुरानी एक मम्मी को दरियाफ्त किया गया है। तो ये थी तारीख में कुछ अहम बातें जो हमने आपके सामने रखी है मुल्की और आलमी सतह पर आज ही के दिन यानी कि 16 मार्च को क्या कुछ हुआ है। बढ़ते आगे प्रोग्राम के हवाले से और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, शुरुआत तो हो गई है लेकिन खबरों का पिटारा खोल देते हैं और सबसे पहले शहर श्रीनगर की बात करते हैं, क्योंकि श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके में इस वक्त झड़प शुरू हुई है। मिलिटेंटों और फौज के बीच लगातार एनकाउंटर चल रहा है और सुबह से लेकर अभी तक यानी रात 3 बजे सुबह से लेकर लगातार ये इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे थे कि बड़े इलाके का, नौगाम के एक वसी इलाके का ऑपरेशन चल रहा है, जिसके बाद शंकरपुरा के पास इलाके के अंदर इस बात की तस्दीक हुई कि मिलिटेंट एक रिहायशी मकान के अंदर छुपे बैठे हैं जिनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने फायर किया जिसके नतीजे में अब इस वक्त झड़प शुरू हुई है। इलाके के अंदर गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है, कुछ जोरदार धमाके भी हुए। कुछ तस्वीरें आपके टेलीविजन चैनल पर है, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब इस इलाके के अंदर जो है वो झड़प शुरू हुई थी। और अब जब ये झड़प शुरू हुई है तो पुलिस तर्जुमान के मुताबिक एक मिलिटेंट को एनकाउंटर साइट पर मार दिया गया है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। शहर श्रीनगर का इलाका है जहां पर नौगाम इलाके के अंदर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जहां पर पुलिस सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। और उसी ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान अभी तक की इत्तला है कि एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया। इधर पुलिस राय के मुताबिक और आईजीपी कश्मीर ने थोड़ी देर पहले इस बात की तस्दीक कर दी है कि ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा और जिसका दूसरा नाम टीआरएफ है, उनके मिलिटेंट जिन्होंने गुज़श्ता दिनों खनमों के अंदर सरपंच पर गोली चलाई थी, वो मारे गए थे। उस वाक्य के अंदर जो मिलिटेंट था उसकी पहचान हुई थी और वही इस वक्त इस नौगाम एनकाउंटर के अंदर ट्रैप है जिसको लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया है। और यह बताया जा रहा है कि सरपंच
ये जो सरपंच की किलिंग हुई थी उसमें जो लोग मुलविस थे वो नौगाम के इस एनकाउंटर के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं, जहां पर धूबधू इस वक्त दोनों तरफैन के बीच जबरदस्त जो है वो फायरिंग चल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर कि एक मिलिटेंट इस ऑपरेशन के अंदर मार दिया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया था और ऑपरेशन शुरू होने के फौरन बाद अब वहां पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट शहर श्रीनगर का जो पुलिस है, उसके साथ साथ जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं, उसके साथ साथ जो सीआरपीएफ है वो तैनात कर दी गई है हसास इलाकों के अंदर। जहां एक तरफ से ये खबर हम आपको बता रहे थे, वहीं पर इतला ये भी है कि इस एनकाउंटर के पस मंजर में श्रीनगर बारामूला बानिहाल रेल सर्विस को फिलहाल आज दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर पीसीआर की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी गई है रेलवे डिपार्टमेंट को कि आज लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, चूंकि नौगाम और नौगाम का रेलवे स्टेशन शंकरपोरा और ये रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास पास में है, वहां पर किसी तरीके से मालू जान का खतरा न बन पाए, उसको देखते हुए आज रेल सर्विस को फिलहाल बानिहाल बारामूला श्रीनगर ट्रैक पर मुअत्तल करने की बात जो है वो सामने रखी गई है। ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं, यानी अब ट्रेन सर्विस भी आज नहीं चलेगी और इस वक्त भी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले कि नौगाम श्रीनगर के इलाके में आज अल सुबह ही ऑपरेशन जो है एनकाउंटर शुरू हुआ है, जहां मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक आई। आप आवाज़ें सुन सकते हैं कि गोलियों की गनगरज लगातार जारी है। नौगाम इलाका है श्रीनगर का, जहां पर आज अल सुबह ही फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू है, जिसमें अब तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आई है, जो कि आईजीपी कश्मीर ने ट्वीट करते हुए इस हवाले से जानकारी दी है कि उनका कहना है कि जो मिलिटेंट मारा गया वो खनमो इलाके में जो चंद रोज कबल एक सरपंच को की हलाकत हुई है, उसका कत्ल हुआ, उस कत्ल में मुलविस था वो मिलिटेंट जो आज इस एनकाउंटर में अब तक एक मिलिटेंट मारा गया है, उसकी हलाकत में वो सरपंच की हलाकत में वो मुलविस था और इस सिलसिले में फिलहाल एक मिलिटेंट को खलाक किया गया है। जबकि इलाके में सभी जो उसकी तरफ जहां पर एनकाउंटर साइट है वहां पर आने और जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और एनकाउंटर के पेश नज़र रेलवे हुकाम की जानिब से बारामूला बानिहाल रेल सर्विस को फिलहाल मुअत्तल किया गया है। सीधे चलेंगे जी अपने नुमाइंदे के पास जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, सईद तजम्मुल श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अंदर श्रीनगर से जब हम बात करते हैं तो शहर श्रीनगर के अंदर गुज़श्ता कई दिनों से सिक्योरिटी काफी अलर्ट पर थी और मज़ाफात के अंदर जो सूरत हाल बन रही थी उसको देखते हुए ही ये ऑपरेशन आज शुरू हुआ है, जिसको लेकर थोड़ी देर पहले आईजीपी कश्मीर का मानना है कि सरपंच की हिलाकत में जो लोग मुलविस थे वो यहां पर फंसे हैं और ये इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद ही इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। अभी तक ताजा तरीन खबर क्या है और जिस रिहायशी घर के अंदर ये मौजूद मिलिटेंट थे, क्या मकीनों को बाहर निकाला गया, कितनी मशक्कत करनी पड़ी? इशफाक गवर रात के करीब 2 बजे थे कि इलाका बानापल नवगाम जो कि मुजाफाती इलाका श्रीनगर का है और रेलवे ट्रैक के नजदीक में एक छोटी सी बस्ती है, एक कॉलोनी है, जहां पर मकामी लोगों के मुताबिक दिन के रात के वक्त में काफी ज्यादा धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आहिस्ता आहिस्ता 4 बजे के करीब जो गोलियों का तबादला वो 2 तरफा सुनाई देने लगा। उसके बाद जो इतलात है कि जो कि आईजीपी कश्मीर ने पहले ट्वीट करके बताया कि समीर भट्ट जो कि एलईटी टीआरएफ में इस वक्त सरगर्म मिलिटेंट है, उनकी मौजूदगी की भी इतला है, लेकिन इस वक्त जो तबादला गोलियों का है वो रुक सा गया है। कुछ वक्त पहले इलाके में धमाकों की आवाजों से शंकरपोरा, बागी मेहताब, नटीपोरा और आसपास का एरिया नवगांव वगैरह का ये दहल उठा और पता चला कि इनकाउंटर अभी चल रहा है। लेकिन जिस रिहायशी मकान में जो कि 2 बजे रात कॉर्डन ऑफ हुआ और ये मुआसरा जो है उस जगह तक पहुंच गया जहां पुलिस ने दावा किया कि मिलिटेंट इस घर में इस जगह पर बैठे हैं, जिसके बाद उसको नजदीक से पूरी तरह से इनसर्कल किया गया। अब उस घर से अफराद खाना या उस बस्ती से अफराद खाना को बहिफाजत उस जगह से बाहर मुंतकिल किया गया। गोलियों का तबादला चल रहा है, लेकिन इसी बीच में ट्रेन सर्विस को रोक दिया गया। लेकिन समीर भट्ट के बारे में आपको खबर याद होगा, कुछ दिन पहले श्रीनगर के एक और नवाई इलाके खनमू में एक अवामी नुमाइंदे पर गोलियां चली और जिसके बाद नजदीक से नजदीक तर
इस इलाके को ज्यादा दूरियां भी नहीं है, क्योंकि आपका खनमू और आपका ये जो नवगाम एरिया है 2 से 2.5 किलोमीटर के रेंज के बीच में है। हो सकता है कि उस एरिया में कार्रवाई करने के बाद जो पुलिस बता रही है मिलिटेंट इस तरफ आ चुके हूं, जिसके बाद मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कर दिया। शक्करपोरा, आरीबाग, नवगाम, रावलपोरा और आसपास के इलाकों में खुसूसी नाके इस वक्त लगाए गए हैं और रेलवे ट्रैक से होते जो आपका नवगाम चौक है वहां से जो आवाजाही है आवाम की उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया। एक मिलिटेंट अभी तक मारा गया, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हुई। कुल कितने मिलिटेंट हैं जराये के मुताबिक 1 से 2 मिलिटेंट, समीर भट्ट और उसका साथी हो सकता है। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है तो कुल मिलाकर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स इस एरिया के हैं क्या वो खुले हैं या बिल्कुल बंद है? क्योंकि इस एरिया से काफी ट्रैफिक की आवाजाही रहती है, जो आउटस्कर्ट से लोग शहर की ओर आते हैं उनको इस रास्ते से आना होता है। क्या रास्ते पर गाड़ियों को चलने की इजाजत है या फिर बाईपास को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा? देखिए, ये जो एरिया है, आप नवगाम चौक में आए, दाएं तरफ होते होते आप ये रोड जो है ये आपको पुलवामा की तरफ लिंक करता है और उससे पहले रेलवे ट्रैक के करीब में जो दाएं तरफ की बस्ती है वानबल नवगाम इलाका कहलाता है। इस इलाके में चूंकि इस वक्त बच्चों ने स्कूली टाइम है और बच्चे जो है स्कूल जाने लगे, लिहाजा बाईपास का जो रास्ता है या जो रास्ता आपका आरीबाग से निकलकर नवगाम की तरफ जाता है उसको खोल दिया गया, लेकिन थोड़ी सी तलाशी कार्रवाई होगी क्योंकि मेन रोड पे फायरिंग नहीं हो रही है बल्कि उसे 1 किलोमीटर के अंदर इलाका है जहां पर फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, फराहम करने के लिए कि एनकाउंटर हुआ है और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक फिलहाल 1 मिलिटेंट को हलाक किया गया है इस ऑपरेशन के अंदर। और यह भी माना जा रहा है कि गुज़श्ता दिनों सरपंच की हलाकत में जो मिलिटेंट मुलविस थे उनमें से 2 मिलिटेंट इस ऑपरेशन के अंदर फंसे हुए हैं, जिनमें एक की हलाकत अभी तक हुई है और ऑपरेशन आखिरी इत्तला मिलने तक भी अभी इस इलाके के अंदर जारी है। नौगाम श्रीनगर का इलाका जहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया था और इसके नतीजे में बानिहाल बारामूला रेल सर्विस को फिलहाल आज दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की करते हैं, जहां से अच्छी खबर आज अल सबाही सुनने को मिली है। श्रीनगर हवाई अड्डे से इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर कि कार्गो सर्विस को आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से एक अच्छी खबर कि कार्गो सर्विसेज इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी कार्गो फ्लाइट जो है सर्विस आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो रहे हैं। इस सिलसिले में इंतज़ामिया का कहना है कि इससे जो तिजारत पेशा अफराद हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ जो दीगर हैंडीक्राफ्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा, या हॉर्टिकल्चर वाले लोग हैं उन्हें भी इससे फ़ायदा मिलेगा। इस सर्विस के बहाल होने से जो ताजिर बरादरी है उन्होंने इस सर्विस का बाज़ाब्ता तौर पर सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर आलमी मंडियों तक अपनी चीज़ें ले जाना चाहते हैं तो वो इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खुशाइन कदम है। इस ताजिर बरादरी की जानिब से इस हवाले से खुशी का भी इजहार किया गया है। गो फर्स्ट एयरवेज एक पहला इंटरनेशनल फ्लाइट कोरियर बना है, कार्गो बना है जी, जिन्होंने आज सुबह अपनी हिस्टोरिक सर्विस श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू की है। और यह सर्विस शुरू होने से जहां ताजिर अंजुमन है जो अपना तिजारत बैरून मुल्क करते हैं, यानी जो फॉरेन ट्रेड करते हैं जी, जिनका बैरून मुल्क तिजारत है, उनके लिए ये अच्छी खबर है। और काफ़ी मुश्किलें उन्हें होती थी पहले चंडीगढ़ या पहले दिल्ली ले आना माल, फिर दिल्ली से कोरियर के जरिए से भेजना। अब बराह रास्त श्रीनगर से ये फैसिलिटी होगी। और आज सुबह जो इत्तलात हमारे पास है 7:45 पर पहला इंटरनेशनल फ्लाइट कार्गो सर्विस जो है वो शुरू हुई है और गो फर्स्ट एयरलाइन जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें आगाज किया है इसका। और आपको याद होगा कि शारजा फ्लाइट को चलाने में भी इस कंपनी का एक कलीदी रोल था। ताहम जिस तरीके से बाद में अड़चने आई हैं और जो परेशानियां हैं वो आपके सामने। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर पर मजीद तफसीलात जानने के लिए सीधे चलेंगे श्रीनगर। इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले शारजा के लिए उड़ाने जा रही थी, बीच में रुकी, काफी हलचल मची और अब खबर यह है कि कार्गो को बराह रास्त शुरू किया गया है। और यह बात काबिल जिक्र है कि चंद माह कबल इस पर गुफ्तगू हो रही थी कि श्रीनगर से बाज़ाब्ता तौर पर अब कार्गो जो है वो चलेगा जी और अब ताजरों को और ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और कब कब ये चलेंगी? क्या ये रूटीन में चलती रहेंगी या वक्फे वक्फे से चलेंगी? क्या कुछ डिटेल्स है?
बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। सबसे पहले तो इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट, इट्स अ हिस्टोरिकल डे फॉर स्पेशली कश्मीर, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड को आगे लाने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा दिन आज है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर वजाहत के साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से शारजा की फ्लाइट्स पहले चल रही थी, शारजा श्रीनगर, तो उसके बाद थोड़ी सी रुकावट आ गई, मगर अभी अभी मेरी बात एक एविएशन के खास ऑफिसर से हुई है और उनका मानना है कि आज शाम को 7:45 पर पहली उड़ान जो है कार्गो की जो चलेगी और जो श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, जो कि यहां डिपार्ट करेगी। और ये भी उसमें बताया जा रहा है कि मेड इन फ्लाइट्स यानी कंटिन्यूअसली 3 फ्लाइट्स जो है वो इंटरनेशनल कार्गो के लिए रखी गई है। और सबसे बड़ी बात इस इंडस्ट्री के लिए यह है गौर साहब की एक वास्टली एनलार्ज नंबर पे मार्केट को आप देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ओपन अप डोर्स किए गए हैं, दरवाजे खोले गए हैं, इससे इंटरनेशनल ट्रेड में अब अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम देखें, पहले तो श्रीनगर या शारजा फ्लाइट्स लोग आ जा रहे थे या ट्रैवलर्स या टूरिस्ट वगैरह जो आ रहे थे, अब एक मेजर बूस्ट मिलेगा खासतौर पे एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसमें हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, या इसके साथ साथ जो कश्मीरी गुड्स है, कश्मीर का जो अपना ट्रेड है, उसको एक बड़े पैमाने पर, बड़े कैनवस पर मौका मिलेगा अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए। अब साथ ही साथ इस फ्लाइट के बारे में यह भी बताया गया है कि ये फ्लाइट एक ही होगी जिसमें ट्रैवलर्स भी ट्रैवल करेंगे और साथ ही साथ गुड्स को भी इंटरनेशनल कार्गो के जरिए पहुंचाने की सर्विस जो है उसे शुरू कर दिया गया है। यानी कि ये माना जाए जो अगर बात करेंगे हम हैंडीक्राफ्ट से जम्मू वादी कश्मीर का जो माना और जाना जाता है पूरी दुनिया में, उसे एक आलमी सतह पर एक नई पहचान भी मिलने की उम्मीद है। और साथ साथ जो दीगर हॉर्टिकल्चर के लोग हैं वो भी अपने मेवे को आलमी सतह पर या आलमी मंडियों पर ले जाने के लिए उन्हें काफी फायदा मिलेगा। एब्सोल्युटली गौर, क्यों नहीं, क्योंकि अभी आप देखिए बायर्स और सेलर्स की जो मीट होती है वो वहां पर क्या करते थे, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर बात करते थे, ट्रेड करते थे। अब आलमी सतह पर अगर मौका मिलेगा, देखिए हमारा जो कश्मीरी ड्राई फ्रूट है, सेब है, सैफरन है, इसको इंटरनेशनल एक मार्केट मिलेगा, इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने के लिए अब आसानी हो गई है। अब इस सर्विस का फायदा जो है यहाँ के ताजिर बरादरी, मगर उनका यह भी मानना है कि इसमें शारजा और श्रीनगर की जो फ्लाइट है उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में अगर उस सर्विस को अभी आप रिज्यूम कर रहे हैं, बाद में जाके अगर वो बंद हो जाती है, चल फिर नहीं पाती है, उससे भी एक झटका मिल सकता है। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने की जरूरत है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड है, खासतौर पे जो मैन्युफैक्चरर्स का जो यूनिट्स है यहाँ पर जो ये सारी चीजें बनाते हैं, उनको बड़े पैमाने पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का मौका मिलेगा। शुक्रिया जी इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यानी आज से बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका आगाज होगा। शाम 7:45 पर जहाज रवाना होगा जी, कार्गो जहाज रवाना होगा। मुसाफिर भी इसके साथ चलेंगे। लेटेस्ट होप सो कि एक पहल हुई है, ये पहल कंटिन्यू रहे, वरना हमने बहुत बार देखा है कि रिबन काटने के लिए और फोटो सेशंस के लिए काम होते हैं, बाद में काम रुक जाता है, अड़चने आती है। फ्लाइट्स बहुत पहले भी चलाई गई थी, बाद में रुकी। फिर आज मौसम है बेहतरी का, उम्मीद भी है, लेटेस्ट होप सो की इस उम्मीद को कायम रखे सरकार और ये मामला जो है वो आगे बढ़ता रहे। लेट्स कम ऑन सेकंड न्यूज जी। बहुत बहुत बड़ी खबर की ओर आती है क्योंकि एक अहम मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। आपको याद होगा कि शहर श्रीनगर के मजाफात के अंदर या शहर श्रीनगर की अगर आप बात करेंगे तो गुज़श्ता 1-1.5 महीने के अंदर चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। और ये चोरी की वारदातें बढ़ने का सबसे बड़ा फैक्टर जो सामने आया है वो सामने आया जी उड़ता कश्मीर यानी ड्रग्स। और जम्मू कश्मीर में मंशियात का बढ़ता रुझान, शहर श्रीनगर में बढ़ रही हैं चोरी की वारदातें और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मानना है कि जो लोग ड्रग्स के अंदर मुलव्वस हैं पहले घर में, और जब घर में पकड़े जाते हैं फिर बाहर साफ करने की कोशिश होती है, यानी हाथ साफ करने की कोशिश वो करते हैं। लेकिन ये बढ़ती वारदातें जो है ये सिविल सोसाइटी के लिए भी दर्दसर है, जहां एक तरफ से पुलिस का मानना है कि बढ़ते रुझान यानी ड्रग्स के रुझान के बीच चोरी की वारदातें बढ़ रही है और 90% चोरियां जो है वो कमिट की गई है जी ड्रग एडिक्ट्स की तरफ से। और यही वजह है कि अब पुलिस और जिला इंतजामिया ने जितने भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, बड़े छोटे मॉल्स हैं, वहां पर सीसीटीवी इसको इंस्टॉल करने की बात रखी गई है और बड़े छोटे इदारों को कहा गया है कि वो सीसीटीवी इसको इंस्टॉल करें ताकि वो
अगर वहां पर इस तरीके की कोई वारदात होती है तो इन सीसीटीवी के जरिए से काफी चीजें क्लियर होंगी। आपको याद होगा अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो पिछले 15 से 20 दिनों के दौरान 8 से 9 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहां पर सोशल मीडिया ने वो वीडियोस वायरल किए कि देखिए ये लड़का है जी जो गाड़ी उड़ा के ले गया था, ये लड़का है जी जो ताला तोड़ रहा था, ये लड़का था जो मस्जिद के अंदर आया और अंदर से कुछ बाहर लेके चला गया। वो सारी तस्वीरें पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर आ रही थी, लेकिन पुलिस और एसएसपी श्रीनगर ने कल इस बात का खुलासा पेश किया कि पुलिस लगातार मैराथन में है और काफी नताइज सामने आए हैं जी। कई केसेस को हल भी किया है, लेकिन जब केसों की तफ्तीश की गई देखा गया कि 90% चोरी की वारदातें करने वाले लोग कौन है? ये नौजवान है। ये कौन सा नौजवान है? जो नशे की आदत में मुब्तला हो गया है। ये एक बड़ी बात सामने रखी गई है और अब यह भी कहा गया कि सीसीटीवी लगाइए, ये दूसरी बात कही गई है। लेकिन इसके बीच अब इससे कैसे निजात दिया जाए, तो सिविल सोसाइटी ने एक मेजर रोल प्ले करना होगा। जब मैं सिविल सोसाइटी की बात करता हूं तो ये कोई बड़ा कोई नहीं है जी जिसको आप कहेंगे कि मैं सिविल सोसाइटी का आदमी। हम सब सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं जिन्हें इस बात की तमीज है कि अच्छे और बुरे में फर्क कैसे किया जाता है। खरे और खोटे की तमीज जिसके हो वो सिविल सोसाइटी का रुकन है। तो हम सब ने ये फर्ज बनता है कि हमने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो हमारे मुआशरे को, जो हमारी रियासत के मुस्तकबिल को तारीख बना रहे हैं, अंधेरों के अंदर ढकेल रहे हैं। क्योंकि 90% चोरियां अगर ड्रग एडिक्ट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम श्रीनगर के अंदर कहां की ओर जा रहे हैं। अब ये सिर्फ श्रीनगर तक ही महदूद नहीं रखिएगा मेरी बात को, एंटायर जम्मू कश्मीर को जब आप देखेंगे, जम्मू सूबे के सभी जिलों के अंदर देखिए, कश्मीर सूबे के सभी जिलों के अंदर देखिए, तो एक अच्छी खासी तादाद आपको नौजवानों की मिलेगी जो ड्रग्स के अंदर मुब्तला हुए हैं। लेकिन करने वाला कौन? जम्मू कश्मीर का नौजवान। करवाने वाला कौन? जम्मू कश्मीर का नौजवान। कैरियर कौन? जम्मू कश्मीर का नौजवान। तो ये जम्मू कश्मीर के नौजवान की जो चेन बनाई गई है, इसको तोड़ने के लिए वालिदैन ने, मजहबी पेशवाओं ने और हम सब ने मिलकर पहल करनी होगी और कुछ सख्त स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि अगर कोई नहीं सुधरता है तो उसके खिलाफ सोशल बाइकॉट का भी एहतमाम किया जाए, कुछ सख्त कदम उठाया जाए ताकि उस चीज से उसको एहसास मिले कि वो जो कर रहा है ये सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत बार हमने देखा कि रफा दफा करने की कोशिश की जाती है और उस रफा दफा करने की कोशिश में हालात बिगड़ जाते हैं। अक्सर केस हिस्ट्रीज में जो हमने पढ़ा है कि हालात बिगड़े सिर्फ इसलिए वालिदैन ने पर्दापोशी करने की कोशिश की और वो पर्दापोशी करते करते वो एक डकैत बना, उसने बड़ी बड़ी चोरियां शुरू की, उसने लॉक तोड़ने शुरू कर दिए और अब उनके हाथ से भी बाजी चली गई है। तो हाथ जोड़कर आज एक ही दरख्वास्त कि अगर हमारे आसपास में कोई ऐसा शख्स है, क्योंकि अब ये सीधे पता लगता है कि ये ड्रग्स वाला आदमी है, ये छुप के भी नहीं छुपाया जा सकता है, तो उसकी काउंसलिंग करें। आप ये इंतजार न करें कि उसको अस्पताल ले, उसके साथ बैठे, बात करें, काउंसलिंग करें, उसको निकालने की कोशिश करें, चाहे वो इस बात को माने, वो ले रहा है या ना माने। साइमल्टेनियसली वालिदैन को खुलकर बात करनी होगी। और तीसरा कि जो ये लोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं, इनके खिलाफ अब एक मुहिम छेड़नी होगी, तभी जाकर हम इस मुसीबत से हम बच सकते हैं। या सिर्फ आज इसलिए ये तमीदी 2-3 बातें मैंने बताई क्योंकि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, क्राइम का रिपोर्ट, उसमें ये बात साफ थी कि 90% चोरियां जो श्रीनगर के अंदर हुई हैं उसके पीछे ड्रग्स का हाथ है। क्योंकि बेटे को, बहन को, माँ को जब ये लत लग जाती है और उसके पास पैसे नहीं है तो सबसे पहले वो घर में चोरी करता है और जब घर में पकड़ा जाता है तो वो बाहर चोरी करना शुरू कर देता है। और हमारी पर्दापोशी की वजह से ये अब नासूर बन रहा है। तो बराए करम आपके इलाके में, हमारे आसपास में बहुत सारे नौजवान हैं जिन्हें हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस खुद शुरू करें, इंतजार न करें कि मोहल्ले का मौलवी और कोई प्रेसिडेंट आके आपकी खुतबा दे कि वो आपको सरमन सुनाए कि जनाब ये सही है नहीं है। जब आप दिल से बात शुरू करेंगे तो असर जरूर निकलेगा। इस उम्मीद के साथ अब आप आते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। चलिए जी, अहम और बड़ी खबर आपको बताते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और उस इजलास के अंदर जम्मू कश्मीर के मसले को उठाने की बात सामने रखी गई है और भारत सरकार का मौक़िफ़ भी सामने आया है। पाकिस्तान में होगा 2 रोज़ा OIC का इजलास और इस इजलास के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर 40 से ज्यादा मुल्कों का समिट होने जा रहा है, OIC का समिट होने जा रहा है और इसी समिट के अंदर
जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है फॉरेन मिनिस्टर्स का, उसमें जम्मू कश्मीर के मसले को उठाया जाएगा। इस बात का खुलासा कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर हुआ, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA जो था वो मौजूद थे। उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया कि जनाब इजलास होने जा रहा है, अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और इजलास के अंदर हम कश्मीर का मसला उठाने जा रहे हैं। एक तरफ से यह खबर है, दूसरी तरफ से खबर यह भी है कि जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ सिंह की तरफ से दिए गए बयान पर कई सवाल वजीर खारजा और कौमी सलामती मुशीर बराए पाकिस्तान ने उठाए हैं। अब किस पर सवाल उठाए? मिसाइल हमला, जो मिसाइल मिस फायर हो गया था गुज़श्ता दिनों, जिसके बाद लकीली कोई बड़ा नुकसान पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भी वजाहती बयान पाकिस्तान की तरफ से आया और उन्होंने इसे आउटराइटली रिजेक्ट किया, कहा कि हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को दो बड़े झटके लगे इस पूरे मामले पर। एक अमेरिका की तरफ से झटका लगा जब उन्होंने अमेरिका से फरियाद की कि देखिए मिसाइल हमला हो रहा है भारत की तरफ से और आप खामोश है, तो ये कहा गया कि जनाब टेक्निकल एरर है, इसमें कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। आउटराइटली उसको वन साइड करके उसको साफ कर दिया गया। एक झटका पाकिस्तान को ये था और दूसरा झटका अक़वाम मुत्तहिदा में भी लगा है, जहां पर उन्होंने गुहार तो लगाई लेकिन कोई मस्बत और मुनासिब आवाज वहां से नहीं आई। फिलहाल चलेंगे श्रीनगर, जहां से हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी। उनके पास चलेंगे कि मजीद मुईद यूसुफ जो कौमी सलामती के मुशीर बराए पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ कहा है और किन मुतालबात को लेकर उनकी बात सामने आई है। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर 2 रोज़ा इजलास OIC का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का 2 रोज़ा इजलास होगा, जहां पर पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो इसमें शिरकत करेंगे और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मुईद यूसुफ वो भी इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जहाँ पर फ़लस्तीन का मामला, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन का मामला इस इजलास में उठाया जाएगा और उसके साथ साथ ही अफ़गानिस्तान पर भी बात होगी। वहीं पर इस्लामोफोबिया के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस पर भी बात होगी और माना जाता है कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले पर भी बात होगी। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि जो चंद रोज़ कबल यानी कि 9 मार्च को जब भारत की जानिब से एक मिसाइल दागा गया था, यानी कि वो टेक्निकी एरर था, जो भारत की जानिब से कहा गया है कि टेक्निकी एरर की वजह से वो मिसाइल पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ है। उसके बाद ही कल पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा ने इस हवाले से कहा है कि इस पर हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये टेक्निकी ख़राबी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसके लिए एक टीम तश्कील दी गई है जो तहकीकात करेगी। लेकिन श्रीनगर चलेंगे फिलहाल, जहाँ से हिलाल हमारे साथ ज्वाइन किया। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से। खबर हमने नाजरीन को थोड़ी सी तो बता दी। 48 OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर होने जा रही है और इस मीटिंग के अंदर तकरीबन 40 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रियों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ज्वाइन करना है। तो क्या कुछ अभी तफसीलात है आपके पास और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और मीडिया क्या कुछ कह रही है और इंटरनेशनल फोरम पर इसे कैसे देखा रहा है? क्योंकि भारत सरकार की जहां तक मैं बात करूं तो भारत सरकार की तरफ से पहले ही मौक़िफ़ की वजाहत आ चुकी है और उन्होंने अफगानिस्तान और 12 कश्मीर को लेकर जो स्टैंड OIC ने लिया था उसको पहले भी मुस्तरद किया था। क्या कुछ तफसीलात आपके पास? बिल्कुल गवर, 2-3 चीजें हैं जिस पर जो OIC का इजलास है उसमें ज्यादा तौर पर गुफ्तशनीद या ज़ेर बहस आने की तवक्का है। इसमें नंबर 1 पर जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है और उसमें मुस्लिम ममालिक का पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 1। दूसरा, मुमकिन तौर पर जम्मू कश्मीर का इशू जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान काफी वक्त से ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस पर OIC का मौक़िफ़। और तीसरा जो इसमें एक अहम चीज आ रही है वो ये कि कल ही यूनाइटेड नेशन की जानिब से एक रेजोल्यूशन पास की गई है जिसमें इस्लामोफोबिया को लेकर 15 मार्च की तारीख पर एक कहीं ना कहीं जो मुहर है वो लग गई है। तो इस्लामोफोबिया पर भी यहाँ बातचीत होना तवक्को है और इस हवाले से बहुत पहले से ही जबकि इस दौरे का जो 48 मेंबरान पर मुश्तमिल जो ग्रुप है जिन पर मुहर सख्त हो गई है कि जिन्होंने
हामी बन रही है कि वो 23 मार्च को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और यहाँ पर गुफ्तशनीद करेंगे और इन्हीं चीजों को लेकर यहाँ पर बात होना मुतवक्का है। और इस मौके पर हालांकि ओआईसी ने इससे पहले भी कश्मीर के विजावी जो नुक्ता नजर है उसको हमेशा से ही भारत की जानब से नकारा गया है और बार बार ये कहा गया है कि जो कश्मीर है ये भारत का एक अंदरूनी मामला है, एक टूट अंग है और इस पर किसी भी पेशरफ की या किसी भी बातचीत को भारत की जानब से रिजेक्ट किया गया है। अच्छा, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं इसको देखूंगा, पाकिस्तान के अंदर मीटिंग हो रही है, 40 से ज्यादा मुल्कों के सफीर वहां पर मौजूद रहेंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद रहेंगे और ये खबर सामने आ रही कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड ये जी कायम किया जाएगा ओआईसी की तरफ से, ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड बराए अफगानिस्तान, और साथ साथ एक सेक्रेटरी जनरल ओआईसी के जो हैं वो स्पेशल एनवॉय अपॉइंट करेंगे जी काबुल के लिए। तो क्या मैं ये समझूं कि ये मुस्लिम ब्लॉक की एक पहल है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने अभी अफगान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया है और जिस तरीके से वो भुखमरी और दीगर मामला से इस वक्त शिकार हो रहे हैं उससे बाहर निकालने के लिए मुस्लिम ब्लॉक की एक छोटी सी पहल है, एक कोशिश है। बिल्कुल गौर, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और इस हवाले से ओआईसी का जो बुनियादी मौक़िफ़ है और जो उनका आईन है वो यही है कि ऐसे ममालिक की, जो मुस्लिम ममालिक है, उनकी बहबूदी कैसे मुमकिन हो। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया ने अफगानिस्तान को किसी भी तौर पर नजरअंदाज किया है जहां तक एड का ताल्लुक है, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, बिल्कुल हो चाहे वो फ्रांस क्यों ना हो, चाहे क्यों ना हो भारत क्यों ना हो, हर मुल्क की तरफ से उन्हें इमदाद जो है वो दी गई है। चाइना की जानब से भी दी गई है, मलेशिया की जानब से भी दी गई है और कुछ गैर मुस्लिम ममालिक जो है जो ओआईसी का हिस्सा नहीं है उनकी जानब से भी वहां पर एड पहुंचा दी गई है, चाहे वो खुराक की सूरत में हो या मेडिकल असिस्टेंस हो। हर सूरत में अफगानिस्तान को एड पहुंचाई जा रही है और इसमें जब ओआईसी का नाम आता है तो ओआईसी का बुनियादी हक बनता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि वो इस मुल्क की बहबूदी के लिए जो एड है वो फराहम करे और उस पर बात होना बिल्कुल मुतवक्का है। और उसके साथ साथ वहां पे स्टेबिलिटी कैसे आ जाए, वहां पर खूनरेजी कैसे रुक जाए, उस पर भी बात होना आज की ओआईसी के इजलास में तय है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल ये 22 और 23 तारीख जो है ना ये बड़ी कैलकुलेटेड तारीख की है, क्योंकि 23 तारीख को आपको याद होगा यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है और ये सारे मंदुबीन जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर रखे गए हैं ताकि इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है वो एक मिजाज कायम करना चाहती है इंटरनेशनल फोरम के अंदर कि देखिए हम एक ब्लॉक के लोग हैं और वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेट्स होप सो कि क्या कुछ इसमें होगा वो तो आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन याद रखिएगा कि ओआईसी को लेकर कुरैशी साहब का एक बयान भी आया था जिसके बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके रिकन्सिलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इमरान खान खुद सऊदी अरब चले गए, शाह वली से बातचीत वहाँ पर हुई है और उसके बाद ही अब यह फैसला हुआ कि 22 और 23 तारीख को इजलास वहाँ पर होगा, लेकिन इजलास के अंदर जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान भी सर चढ़कर देखने को मिलेगा। और लगातार कल ही जब फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान बात कर रहे थे तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा रहेगा जी बातचीत के दौरान। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बड़े फैसले क्या कुछ हैं, पार्लिमानी पैनल बराए दाखिला ने किस पर सिफारिश की और क्या कुछ उस पर हो रहा है, और साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि वजीर दाखिला अब एक नहीं 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, कब आएंगे, क्या करेंगे और क्या है उसका मिजाज, मीटिंग का मिजाज क्या रहेगा, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और खेल शायकीन के लिए एक दिलचस्प और अहम खबर भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद फटाफट से सारी खबरों पर तजिया करेंगे।